इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और किसान वाणी कार्यक्रम में जो है हम चर्चा लेके आए हैं कि जो खुम्ब की काश्त है, वो देखो भाई, खुम्ब जो है ना आजकल जो है इस तरह के ब्याह शादी चल रहे हैं और खुम्ब की सब्जी तो बनाओ है सारे ही हैं। खुम्ब मटर बनाओ भाई या सूखी खुम्ब बनाओ भाई। तो भाई देखो, अगर किसान भाई अलग से कोई आमदनी लेना चाहे, यानी कि खेती से अलग ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहे, तो किसान भाई देखो खुम्ब का जो उत्पादन है वो अपने खेत में कर सका है। और इसी विषय पे हमने जो है ना एक बातचीत की है, और बातचीत की हमने गांव डाबर थड़ा जो है ना के प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह से, और इनसे बातचीत की है श्री अजीत सिंह गिल ने। तो पहले भाइयों को सुनवाते हैं ये बातचीत। भाइयों, हम डाबर थड़ा गांव के खेता में खड़े हैं और हमारे साथ हैं भाई कुलदीप जी। तो भाई कुलदीप, आपने कि कुछ काम करा रखे हैं, माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपके। हाँ जी, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो हमने जो है जी मशरूम के लिए एक पूरी तरह से यूनिट तैयार करी हुई है जी। सबसे पहले तो एक इसमें ज़रूरत पड़ती है कंपोस्ट यूनिट की। हमने कंपोस्ट यूनिट लगाई हुई है, इसको तीसरा साल चल रहा है। तो इसमें जो है हम जो है मशरूम जो पैदा करते हैं, तो उसके लिए मटेरियल तैयार होता है, जो कंपोस्ट तैयार होता है वो यहाँ पे तैयार होता है जी। तो ये जिस तरह एक देख रहे हैं, ये खड्डा सा है, इसमें वो है या कंपोस्ट तैयार? नहीं, इसमें जो है एक्चुअली इस यूनिट में सबसे पहले जो हमारा गेहूं का वेस्टिंग प्रोडक्ट जिसे हम भूसा कहते हैं, वो लाया जाता है। उसको जो है 2 दिन तक उसको पानी मारा जाता है, उसमें उसको भिगोया जाता है। भिगोने के बाद इसमें जो है ये टनल बनी हुई हैं। ये शामी जो कमरे से खुले से बना रखे, ऊपर आपने टीन की छत सी लागे ना। जी जी जी, इसमें जो है मिक्सिंग करके उसके अंदर जो है कई तरह के यूरिया, पोटास, सुपर उसमें भूस में मिला के इसके अंदर जो है उसको छोड़ा जाता है 1 दिन के लिए। अच्छा, ये तो ये खाली है, ये शुरू करोगे? अब ये सीज़न इसका ऑफ हो गया जी कंपोस्ट का, क्योंकि एक्चुअली कंपोस्ट बनने के 1 महीने के बाद मशरूम की प्रोडक्शन शुरू होती है। ठीक है जी। तो अब जैसे मान लो जनवरी चल रहा है, अगर हम जनवरी में अब तैयार करें तो वो जाके मशरूम फरवरी या मार्च में शुरू होगी, उसके लिए वो मौसम नहीं है। तो साल में कितनी बार इस तरह का काम शुरू किया जा सकता है? एक्चुअली ये सितंबर में शुरू हो जाता है जी। सितंबर में ये यूनिट शुरू हो जाती है कंपोस्ट के लिए। जो हम मशरूम बनाते हैं उसका जो है ये कंपोस्ट तैयार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। हाँ, जनवरी के बाद जो है प्रोडक्शन चलती रहेगी आपकी मार्च तक। मशरूम की जो प्रोडक्शन है वो मार्च तक चलती रहेगी। लेकिन उसका मटेरियल जो हम ट्रेडिशनल करते हैं, एक्चुअली ये 2 तरह से किया जाता है। एक तो मशरूम जो है ट्रेडिशनल वे में, जो आप सामने देख रहे हैं वो हट लगी हुई हैं। आओ सामने झोपड़ी सी बना रखी। हाँ जी 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 जी, ये इनमें जो है ये कंपोस्ट जो तैयार होता है वो उनमें रखा जाता है। उनमें जो है मशरूम की प्रोडक्शन निकलती है। एक होती है ऑफ सीज़न में। ऑफ सीज़न मीन्स ये सर्दियों की खेती है। मशरूम जो है सितंबर से लेकर मार्च तक तो ट्रेडिशनल वे में तैयार कर सकते हैं हम अपनी हट बना के। वो इस तरह की झोपड़ी है, देखा पंजाब साइड में गुज्जर से आ रहे हैं जो मैं सहन रखा रहा हूँ, उसी झोपड़ी लंबी लंबी सी बना रखी। हाँ जी जी जी, इसमें जो है आपको दिखाएंगे, इसमें जो पूरा सेटअप बनाया हुआ है, बेंचेस लगाए हुए हैं, रैक बनाए हुए हैं, जिसमें जो है कम जगह पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। और गर्मियों में अगर करना है ये यूनिट, अगर आपको लगातार चलानी है, तो उसके लिए जो है एसी के जो है पैनल लगवाने पड़ते हैं। एसी के कमरे कह लो आप, उसमें जो है वो पूरा साल आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी आप मशरूम ले सकते हैं। सॉरी। तो ये भी है जो कर ये कमरे हैं, इनमें मतलब कब
किस टाइम से शुरू करोगे, क्यों कर शुरू करोगे सारा काम? इनमें जो है जी हम पूरा मटेरियल तैयार करते हैं, इनके अंदर डालते हैं तो इस टाइम आप खुम्ब की बात बता रहे हो ना पहला, जी। तो इस टाइम कंपोस्ट का और खुम्ब का सीधा संबंध है ना, कंपोस्ट से ही सारे काम होते होंगे। एक्चुअली कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट में ही खुम्ब पैदा होती है। ठीक है। खुम्ब को पैदा करने के लिए पहले हमारे को कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहला जो अपनी तूड़ी है, तूड़ी लो आप। जी, सबसे पहले उसके बाद- तूड़ी जो है, जो आप ये देख रहे हैं, ये पिट बोलते हैं हम इसको, इसमें तूड़ी आती है, सूखी तूड़ी। अच्छा, पिट मतलब ये थोड़ा सा पक्का कर रखा है आपने, थोड़ा डूंगा सा करके ना। हाँ, ये इस तरह और कर रखा है। हाँ, दोनों और ये चारों और चार, 3 और 4 दीवारी सी बना रखी है, और आगे की तरफ थोड़ा ज्यादा डूंगा है। जी, इसमें क्योंकि जब हम इस पे पानी मारते हैं ना, तो पानी जो है वो फ्लो में नीचे आके, और यहाँ से आपने देखा होगा एक खड्डा बना हुआ है, यूं खड्डा बन रहा हाँ, है। इस खड्डे में ये पानी आ जाएगा। अच्छा, इसको 2 दिन बेने के बाद फिर हम यहाँ से भूसा निकाल के, आपने शेड देखा, शेड के नीचे जो है वो तूड़ी आ जाएगी। अच्छा, यूं आप पूरा शेड ला रखा है हाँ, आपने। शेड के नीचे तूड़ी आ गई। तूड़ी ठीक है। में जो है हम चिकन मैन्योर, जिसको हमें मुर्गे की बीट कह लो, वो मिलाते हैं। ठीक है। यूरिया, सुपर, अमोनिया सल्फेट, वो मिक्सचर करके जो आप सामने कमरे देख रहे हैं, हाँ हाँ, उस पहले कमरे में चला जाएगा। ठीक इसमें है। जो है पीछे बलोर लगे हुए हैं, और इसके नीचे जो है निप्पल हैं, जो नीचे से हवा मारते हैं उनमें। अच्छा, जो आप ये लाइनें देख रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल लाइनें सीधी, बना रखी हैं इसमें कमरे के अंदर। इनमें जो है निप्पल लगे हुए हैं, पीछे है। से बलोर, इनमें हवा। लेवल लाइन देख ही ले वहाँ। जी 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 जी। आप देखेंगे इन लाइनों में जो है हर 1 फीट पे एक निप्पल मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये लाइन थोड़ी सी ठीक ठाक चौड़ी चाड़ी। हाँ जी, बिल्कुल। इनमें पाइप हैं, अच्छा, इनके में पाइप। पाइप हैं, पाइप के अंदर जो है वो निप्पल है, निप्पल में आप ये होल देख रहे हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये हर 1 फीट पे 10 इंच पे होल है। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल। भूसे में जो हमने इसके अंदर डाला, उसमें जो है नीचे से हवा फेंकेगा, ठीक ठीक। उससे जो है वो ये अंडरग्राउंड फिटिंग है इसकी। बिल्कुल अंडरग्राउंड फिटिंग है इसकी। उससे जो है भूसा गर्म होता है, गर्म होके जो है फिर हम उसको नेक्स्ट डे, एक दिन छोड़ के, फिर दूसरे टनल में जो है हम उसको लेके जाते हैं, उसको हम बंकर बोलते हैं। दूसरे बंकर में हम उसको लेके जाते हैं। ठीक ऐसे है, ही ये हम 4 बार इसको रोटेशन देते हैं। अच्छा, फर्स्ट वहाँ चला गया, अब पहला कमरा, फिर ये दूसरा कमरा हो गया, और ये तीसरा हो ये गया। तीसरा हो गया फिर। एक दिन छोड़ के हाँ, हाँ। हम इनमें जो है इसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है। तो लास्ट में जो आप ये 2 कमरे देख रहे होंगे, हाँ, ये जो अलग है, जो बंद हैं। ये बंद है। अच्छा, इनका बार ये, इसके बाद ये इसमें चला हाँ जाता हाँ, ये बार ये जो है इसको पूरी तरह लंबे लंबे हैं, बंद कर रखे हैं। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ, चादर सी लगी हुई है इनके बार। बिल्कुल। ये 12 बाई 35 के हैं अच्छा, जी, इनके। इतने लंबे हैं ये भी। हाँ जी, बिल्कुल इक्वल हैं ये। अच्छा, और फिर जो है लास्ट में 1 हफ्ते के लिए जो है इसमें इसको कंपोस्ट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। बंद करने के बाद इसमें भी बेसमेंट बनी हुई है, हाँ हाँ, पीछे बलोर लगे हुए हैं, बेसमेंट इसी तरह की या अलग तरह की है इसमें इसमें? अलग तरह की है। ठीक है। इसमें अलग तरह की बेसमेंट है, और साइड में आप देखोगे बलोर लगे हुए हैं इसमें, वो बलोर नीचे से हवा फेंकते हैं। ठीक है। और इसमें भी होल है, अच्छा, बट इसमें जो होल है वो थोड़ा बड़ा है, हाँ हाँ, तो वो 1 हफ्ते के लिए ये कंटिन्यूस ये चलता रहता है बलोर। अच्छा, उसमें ठीक। जो बलोर चलते हैं वो 3 मिनट चलते हैं, हाँ, हाँ। 15 मिनट बंद रहते हैं। अच्छा, पीछे इसमें जो है ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, अपने आप वो चलते हैं, 3 मिनट 15 मिनट बंद रहते हैं, बट इनमें वो लगातार 7 दिन चलेगा। अच्छा, ठीक है। तो 7 दिन के बाद हम वो कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाता है, हम इसको खोल देते हैं और कंपोस्ट को बाहर स्पॉनिंग के लिए ले आते हैं। अच्छा, ये मतलब नए वाले तरीके से जो कंपोस्ट तैयार करें वो है। बिल्कुल। पहले क्या था, 10 वो साल जो पल- दिखाई वो अलग से, वो अलग है, वो पुराना पहले से जो पारंपरिक सिस्टम चले आया। ट्रेडिशनल। लेकिन वो जो कंपोस्ट हमने बाहर निकाला, यहाँ हम उसमें बीज मिलाते हैं, ठीक है। स्पॉनिंग करके कहते हैं उसको, बीज मिलाते हैं और और स्पोनिंग, इसके बीज को स्पोनिंग बोलते हैं। जी, और उसको पोलोथीन में डालते हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 किलो के आसपास हम एक बैग रखते हैं, अच्छा, और ऐसे वो बैग फिर जो आप वो सामने जो हट देख रहे हो, वो बैग उस हट में चला जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। यहाँ तो हमने उसका कंपोस्ट तैयार करना है कंपोस्ट है। तैयार किया, कंपोस्ट तैयार करके वो जो हट है सामने, वो सारा कंपोस्ट उस हट में चला जाता है। ठीक है, मतलब खुम्ब उसी में तैयार हुए जाके उनमें झोपड़ियों में। हाँ, वहाँ जाके फिर उसमें जो उसको बंद कर दिया जाता है 10 दिन के लिए। फिर और प्रोसेस है, वहाँ जाके फिर वो एक बैग लगभग 2.5 से 3 महीने खुम्ब लगातार वो देता रहता है। ठीक है, चलो उसको खुम्ब का भी देखेंगे। तो इसमें ये पानी का कुछ चल रहा है, ये कुछ वैसे ही चल रहा है, कोई काम चल इसकी रहा सफाई कर रहे हैं हम, है? अच्छा, कि हर इसमें 1 महीने बाद जो है इसकी पूरी तरह से सफाई करनी पड़ती है। कई तरह की बीमारियां हैं जो इसमें कंपोस्ट में हो जाती हैं, दिक्कत रहती है, इसलिए हम इसको हर महीने अच्छी तरह से इसको वॉश करते हैं और इसकी सफाई करते हैं। अब वही सफाई का पीरियड इस टाइम इसका चल रहा है। जो कंपोस्ट में बीमारियां हो जाए फिर उनके लिए दवाई का इसके लिए इस्तेमाल। दवाइयाँ हैं जी,
उनके लिए दवाइयाँ हैं, मैलेथियन है, बावास्टिन है, ये कई तरह की दवाइयाँ हैं जो कंपोस्ट में अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसको ठीक करती हैं। ये तो भाई ने सुनी बातचीत खुम की काश्त पे। अरे थोड़ी सी और चर्चा करने लगे तो भाई जैविक खेती पे। जैविक खेती देखियो भाई, जैविक खेती यानी कि जो हमारे केंचुए हैं ये कितने हमारे लिए मित्र हैं, और भाई किसान का तो कह रहा ये मित्र ही बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह जो है ना पिछले जो भी समय में भी देखे कर थे कि जो केंचुआ है वो किसान का मित्र तो है, लेकिन जो केंचुआ है ना केवल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाकर भाई किसान को बहुत ज़्यादा उत्पादनता के बढ़ाने में उसका सहयोग करा है। और जो भाई कई तरह जो प्राकृतिक खेती है वो इसी के सहारे हो रही है, क्योंकि जो केंचुए हैं अगर हम केंचुए की खाद अपने खेत में डालेंगे तो भाई जिससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी, किसान भाई की आमदनी भी ज़्यादा होगी। तो देश में भी जो है ना जैविक खेती को प्रोत्साहन देने खातिर भाई केंद्र और जो राज्य सरकार है वो भी देखो कई योजनाएं चला कर रखा है, और वो सारी योजनाएं किसानों के लाभ खातिर चलाई जावा है, और इनका लाभ उठाकर भाई कई किसान जैविक खेती भी कर रहे हैं। सरकार भी यही चाहा है कि भाई फसलों में कम से कम रासायनिक जो हमारे खाद हैं, कीटनाशकों का प्रयोग है भाई कम करें, और जैविक तरीके को भाई अपना कर फसलों में जो प्राकृतिक खाद है जिस तरह के केंचुए की खाद है, गोबर की खाद है, इसका प्रयोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इससे जो हमारी फसल है वो भी देखो बढ़े ही बढ़ेगी। और स्वास्थ्य खातिर भी भाई देखा स्वास्थ्य के लिहाज से भी बड़ी सुरक्षित है। इन सब सारे के बीच में जो जैविक खेती है और जो किसान हैं भाई खेती करने वाले, कई बार तो उनके सामने ये थोड़ी सी समस्या आ जाए कि भाई जो उनके जो प्रोडक्ट है या उनका जो उत्पादन है जिस भी फल सब्जी है या और खेती है जैसे भाई धान है, गेहूं है, इसकी जो फसल है भाई वो कहाँ बेचें। देखो आजकल जो है ना सारे अपने शरीर के प्रति सचेत हो रहे हैं, सजग है भाई, सारे ये चाहवा है कि भाई जो जैविक पदार्थ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया जा सके, और भाई अपने शरीर को थोड़ा जो भी नुकसान होने से बचाना, क्योंकि देखा है कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ गिर रहे हैं, और वो सारी की सारी दवाई भाई पौधे के जरिए फसलों के जरिए वो हमारे शरीर में आवेगी, जिससे भाई हम जो है बीमार पड़ते रहे हैं। तो इस करके भाई जो जैविक खेती है उसकी ओर अपना ध्यान देना है। अरे थोड़ा सा कराएंगे भाइयों का मनोरंजन, सबसे पहला सुनेंगे ये लोकगीत। बांध के साल पड़ा जब याद हाजरी रही मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई, दस्तर बांध के साल पड़ा जब याद हाजरी रही मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई, साल पड़ा जब याद हाजरी आई मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई। मेरे 2 दिन रह गए छुट्टी के, 2 दिन रह गए छुट्टी के, मेरा घी पिपी मगाना छोटा भाई ने ठाया बिस्तरा मेरे आगे आगे चाला, मेरे दरवाजे में खड़े पिताजी में उनकी कान चाला, कुएं पे मेरी बहू भेट गई सास सबर का गाल्या रे, कुएं पे मेरी बहू भेट गई सास सबर का गाल्या, आए हालत देख के बानू बोली, हालत देख के बानू बोली ना चाहती इसी कमाई, मेरे फकर में मेरी बहू ने ससुराल पड़े थी जड़े में, कला करूम में दरा बिस्तरा पहुंचा भी तब बगड़ी में, अरे छोटी साली रनू बोलियो धनू कोयल बोल झड़े में,
मैं बैठूं तेरी जड़े में आज तक गणे जना में आया जी जाओ गणे जना में आया जी जा के भूल गया था राई सालिया तो जिदा साल पड़े मारी रोटी छोटी बार वो जाना पड़े जरूरी रहे हमने मारा कर डाल दान जब नहीं आता यकीन करते गैल पाट जाता नहीं आता यकीन करते साल गैल पाट जाता अरे मेरे संग पहुंच गया पलटन में मेरे संग गया पहुंच पलटन में साथे डिवटी लाई और ये तो सुनी भैया ना रागनी। और अब जो है ना भाइयों को दे दे थोड़ी मौसम के बारे में जानकारी कि मौसम क्या कह रहा है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 3.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 78 और 42% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 22 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग दो पश्चिम विक्षोभ के कारण बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके कारण 20 जनवरी को कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाई, पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है, तो आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव को रोक लें। धन्यवाद। और भैया ने ये तो ली मौसम की जानकारी। और अब जो है ना कल हमारे जो कार्यक्रम किसानवाणी रहेगा उसमें क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा करेंगे हम फसल अवशेष प्रबंधन पर। और नई फसल नई उमंग के अंतर्गत हम बात करेंगे कि पतझड़ वाले पौधों के बाग लगाएं, इसके बारे में। और साथ ही साथ जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती में केंचुआ खाद का उपयोग और उसके क्या लाभ है। और अब जो है ना हम चर्चा करेंगे कि जो कीटनाशक हैं उनका सुरक्षित उपयोग हम किस तरह करें। कीटनाशक तो देखो भाई, किसान भाई है, जब भी फसल बोना है और या तैयारी करें, जब तक खेत में डालने शुरू करते हैं और आखिरी तक किसान भाई उन्होंने दिन दे रहे हैं। अब ये दवाई डालनी, अब यो दवाई डालनी, भैया यह बीमारी आ गई फसल में, अब ये आ गई। देखो जब आप दवाई छिड़को खेत में तो बहुत सारी बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना जरूरी है। एक तो जब भी आप दवाई लेकर आओ, किसी ऐसी दुकान से दवाई ले आओ भाई जो एक तो प्रमाणिक हो, सही दुकान हो, और भाई सही दवाई देख कर ले आओ। जब भी दवाई लेकर आओ उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सारी देखो भाई, कद यह बनी थी, कौन सी कंपनी की है, अगर कब भाई इसकी जो है ना यह एक्सपायरी डेट है। इन सारी बातों का ध्यान भाई आपने जब भी दवाई लेकर आओ यो ध्यान रखना है। और जब आप इस दवाई को लेके आओगे तो आप घर जरूर लेके आओगे। तो जब यू कीटनाशक लेकर आएंगे तो भाई घर के में जब भी रखोगे तो ये दूर रखना अपना है। और कीटनाशकों को भाई उन्हीं का जो डिब्बा है उसके अंदर ही रखें। कई बार देखा है कि ले आकर के उसने डिब्बे ना बाहर दर्दे हैं, तो भाई ऐसा ना करें। कीटनाशकों को भाई ऐसे स्थान पर अपना रखना है जो एक तो बच्चों की पहुँच से भी दूर हो, जिसको बच्चा ना भी पता होना चाहिए कि इस डब्बे में।
और भाई देखो पशुओं से भी दूर रखना है, कभी पशु उस डब्बे को भाई खुल जाए और भाई उसको चाट ले तो दुर्घटना होने की संभावना लाजमी है। तो एक और आपने जब इसका प्रबंधन करेंगे आपने क्या ध्यान रखेंगे, एक तो कभी भी कीटनाशकों को भाई जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं या चारा है या दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ न ले जाएं, और कभी भी भाई अधिक मात्रा में कीटनाशक को भाई अपने सिर के ऊपर न ठाका ले जा, पीठ पर भी न ठावा, क्योंकि ये कीटनाशक है भाई, कोई भी एलर्जी वगैरह आपके शरीर पर हो सका है। और छिड़काव के लिए भी जब घोल तैयार करें तो आपने एक तो हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करना है। दूसरा, दस्ताने, मास्क, टोपी, एप्रॉन या भाई और पूरी पैंट भी आपने साथ साथ सुरक्षात्मक ढंग से भाई अपने कपड़े पहनने हैं या सारी चीज़ें पैर का, और फिर भाई आपने खेत में दवाई छिड़कने खातिर जाना है। और छिड़काव के गोल से बचने के लिए भाई एक तो हमेशा अपनी नाक, आँख और कान और हाथों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं जो है ना ये कीटनाशक हुआ काफ़ी जहरीले हुआ, दौड़ने पे भी नहीं उतरते कई बार। तो ये जो दस्ताने वगैरह है वो आपने अच्छी तरह पहनने हैं। और इस्तेमाल करने से पहले भाई कीटनाशक के जो कंटेनर हैं उस पर जो निर्देश लिख रखे हैं वो आपने उनका पालन करना है। और स्प्रे टैंक को भरते टाइम भाई छिड़काव के लिए जो बनाए गए कीटनाशक घोल है उसको गिरने से बचाएं। हमेशा कीटनाशकों का इस्तेमाल भाई बताई गई मात्रा के अनुसार आपने करना है। ऐसे कोई भी गतिविधियां नहीं करनी जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके हैं। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है, सही प्रकार के जो उपकरण हैं भाई, बढ़िया तरीके के जो टंकी वगैरह है, नोजल है, पंप है, वो लेने हैं। सारी तरह की जो बढ़िया है सही आकार की नलिकाओं का अपना चयन करना है भाई, और चुननी है भाई कौन सी बढ़िया है। खरपतवार नाशक और कीटनाशक का जो छिड़काव के लिए भाई आपने अलग अलग स्प्रे का जो पंप है उनका अलग अलग प्रयोग करना है। और अगर कोई स्प्रे पंप लीक कराए या भाई ख़राब हो तो भाई उस उपकरण का आपने प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और थोड़ी सी सावधानी अपना छिड़काव करते टाइम भी रखनी है। एक तो जो बताई गई मात्रा है और पानी है सही उसके अनुसार आपने छिड़कना और लेना है, और उसके अनुसार उसी में दवाई में वो मिलाना है। छिड़काव हवा की दिशा में करना चाहिए। छिड़काव के बाद भाई जिस तरह स्प्रे उपकरण है या बाल्टियों को डिटर्जेंट, जिस तरह कोई सर्फ है या साबुन है, इसका इस्तेमाल करके आपने उसको साफ पानी से धो के रखना चाहिए। और एक भाई जो छिड़काव करते हैं उसके जो डब्बे हुआ उनको भाई किसी दूर जा कर के ज़मीन में दाब दें या किसी बंजर भूमि में वो फेंक दें। इस्तेमाल में लाए गए भाई जो डब्बे हैं या खाली डब्बे उनको नष्ट कर देना चाहिए। कुछ भी खाने का या धूम्रपान करने से पहले भाई हाथ और चेहरे को अच्छी तरह साबुन से अपने धोना है। जहर के लक्षण भाई किसी में अगर बाई चांस भाई कई तरह किसी का दवाई चढ़ जाए तो भाई ज़रूर प्राथमिक उपचार कराएं, उसको जल्दी से जल्दी भाई डॉक्टर को दिखाएं और भाई डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज करवाएं। तो ये तो जानकारी दी भाई कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग के बारे में। एक थोड़ी सी जानकारी और दे दें भाइयों को कि जो पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज हैं उनका भी देखो जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई मोटे अनाज का जिक्र तो हम रोज़े कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन भाई खान पान में अनाज के रूप में जिस तरह गेहूँ है, चावल है, इसका ज़्यादातर भाई प्रयोग करते रहे हैं। ज़्यादातर यही खावा है गाँव में भी, शहर में भी, लेकिन हमने सारी तरह के मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। और आजकल देखा अपने देश के अंदर ही मोटे अनाज जिस तरह के बाजरा है, ज्वार है, जई है, जौ है, रागी है, इनका उत्पादन भी भाई देखो धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। इसका प्रयोग तो करना ही चाहिए। और ये अनाज भाई खाने में थोड़े मोटे ज़रूर है, लेकिन जब इनको खावेंगे ना बस सेहत जो है ना आपकी बढ़िया रहेगी। यो भी देखा है कि कई बच्चे भी नहीं खाते, कई बड़े भी नहीं खाते भाई। बाजरे की खिचड़ी है, बाजरे की रोटियां हैं, बहुत कम खावा, लेकिन फिर भी खा लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति भाई जो है ना आपने सचेत भी रहना है। इसमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा और पोषण संबंधी जो है ना बातें हैं वो भी सारी इनमें भरपूर मात्रा में मिलेंगी। पौष्टिकता बढ़िया है, ग्लूटेन रहित है, अम्लरोधी है, ये आसानी से भाई पचने और संतुष्ट होने वाले जो है ना खाद्य पदार्थ है। जिस तरह ज्वार है यो भी सारी दुनिया में तकरीबन बोया ही जावा। आधे अरब लोगों का खातो मुख्य आहार यही है, जो अरब देश हैं उन्हें तो खावी ज्वार है। और बाजरा तो भाई हमारे क्षेत्र में बहुत है, बाजरा है, गेहूँ, धान, मक्का, जौ, ज्वार
और यो भी भाई सबसे महत्वपूर्ण बढ़िया अनाज है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण जिस तरह के आयरन है, जिंक है, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सारे ही पोषक तत्व भाई के विटामिन बी, रेसे सब इसमें मिला है बाजरे में। तो भाई आजकल खाने का भी बहुत बढ़िया समय चल रहा है, जाड़े का मौसम है, खाना चाहिए। इसी तरह जौ का जिक्र करें तो भाई यो भी एक बढ़िया अनाज है और इसमें भी काफ़ी प्रोटीन है भाई। इसमें रेसा भी है और इसमें जो पाए जाने वाले जो खनिज लवण है दूसरे अनाज की अपेक्षा भाई इसमें ज़्यादा मिला है। इसी तरह जई की बात कर रहे हैं तो जई भी एक पचने वाला और फाइबर वाला ज़बरदस्त जो है एक स्रोत है भाई। इसके साथ ही इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी है, ज़बरदस्त मात्रा में मिला है यो भी। और इसी तरह भाई जो कैल्शियम है या जिंक है, मैग्नीज है, लोहा है, विटामिन बी है, वह ई, सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं भाई वो जई के अंदर मिले हैं। जई तो आप सारे जाना है कि जो गेहूं के साथ भी भाई इसने जई ना कई बार पहला तो बोए करा थे, पशुओं के लिए भी बोए करा थे भाई, आदमी भी खा सके हैं इस अनाज को तो, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व हैं। इसी तरह भाई बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा है। और इसके सेवन से भी जिस तरह जो दिल की बीमारियां हैं, हृदय से संबंधित जो रोग हैं, उनके खतरे को भी यो कम करा है। डायबिटीज़ से जो पीड़ित रोगी हैं उनके लिए भी जई बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है भाई। और इसी तरह एक मोटा अनाज है वो है भाई रागी। रागी की सबसे पौष्टिक अनाजों में भैया एक माना जावा है। इसमें मौजूद प्रोटीन भी है, शरीर में आसानी से पच जा है और भाई मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी कई अमीनो एसिड इसके अंदर पाए जावा हैं। और भाई खास करके कैल्शियम जो दूसरे अनाजों के मुकाबले 5 तक जो है ना 3 गुना अधिक मात्रा में यो पाए जावा है। हड्डियों के रोगियों को भाई रागी को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो रागी का इस्तेमाल बच्चे और बुजुर्गों के भोजन में ज़रूर होना चाहिए। रागी में फास्फोरस और आयरन भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। और इसी तरह जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो लोग लैक्टोज की समस्या से भाई पीड़ित रहे हैं उनके लिए तो रागी कैल्शियम का ज़बरदस्त जो है ना स्रोत है। तो भाइयों मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए गेहूँ चावल के साथ साथ इसको भी, इन चीज़ों को भी, बाजरा है, रागी है, जौ है, जई है, इनका प्रयोग भी आपने करना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।